सो हेलो गाइज, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक ही होंगे। और आज की कहानी है साउथ अफ्रीका के हीरो की, नेता की, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, लेकिन उससे पहले वो बहुत ही पुअर बच्चे थे, यानी कि गरीब थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और उसके बाद में उन्होंने अपने समुदाय, अपने जाति, अपने रंग और अपने देश के लिए लड़ा ताकि उनको भी आज़ादी मिले और वे भी अपने तरीके से रह सकें। लेकिन वहाँ के गोरे लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम लागू कर रखा था, जिसके तहत वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर बाद में इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाई लड़ने के पश्चात इनको जेल में भेज दिया गया, जहाँ पर ये 30 सालों तक अब जेल में ही रहे और इनके साथ में बहुत सारे इनके साथी भी जेल में रहे। जेल में रहने के समय इनको बहुत अधिक यातनाएं दी गई और इन यातनाओं के तत्पश्चात जब ये जेल से बाहर निकले, लगभग 60 वर्ष की उम्र में जब जेल से बाहर निकले, तो इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक चुनाव लड़ा, जिसमें इनको 400 में से 252 सीट मिली और ये अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उनके साथ 2 डिप्टी प्रेसिडेंट भी थे। तो इस कहानी में नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने किस तरीके से अपनी तकलीफों को झेला है और वहाँ जो काले और गोरे लोगों के बीच में अपार्थाइड सिस्टम यानी रंग भेदी सिस्टम था, उसको किस तरीके से इन्होंने खत्म किया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है जब नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति बन जाते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद वे प्रिटोरिया की रंगशाला में, जो कि सुंदर सैंडस्टोन से बना हुआ था, उसमें वो जो स्पीच दे रहे हैं उस दिन की बात ये बता रहे हैं और उनके लाइफ में क्या क्या गुजरा उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि 10 मई का दिन था, 10 मई 1994 का दिन था और सुबह बहुत ही चमकीला और सुंदर सा दिन निकला हुआ था और मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ वहां रंगमंच पर उपस्थित था। मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। प्लेटफॉर्म यानी कि मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उसके तत्पश्चात थॉबो म्बकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई और जब मेरी बारी आई, यानी कि नेल्सन मंडेला की जब बारी आई, तो उन्होंने शपथ लिया। उन्होंने कहा कि मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की उन्होंने शपथ ली। उन्होंने अपने शपथ में यह भी कहा कि आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वच्छंदता और शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक था जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। बहुत समय से हम लोग दुनिया से कटे रहे। आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों एवं हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है तथा मैं यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। नेल्सन मंडेला जी आगे कहते हैं कि अंत में हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने का शपथ लेता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इस सुंदर धरती का कभी भी शोषण नहीं होगा। और कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का भी प्रदर्शन था। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि यहाँ पर खड़े हुए जो सिपाही हैं, जिनके सीने पर रिबन लगा हुआ है, मेडलों से सजी हुई है, ये कुछ समय पहले ऐसे थे जो मुझे गिरफ्तार करते थे और मुझे जेल में ले जाते थे, लेकिन ये समय ऐसा है कि ये सब अभी इस समय मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस समय राष्ट्रपति हूँ। कार्यक्रम को समाप्त हुए, यानी कि उनका जो लेक्चर था वो समाप्त हुआ। उसके बाद में 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए।
साउथ अफ्रीका में दो गीत गाए जाते हैं, एक गोरों के लिए और एक कालों के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि साउथ अफ्रीका में काले और गोरे दो तरीके के लोग रहते थे। गोरे लोग पहले काले लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे, भेदभाव करते थे और बहुत अधिक यातनाएं देते थे। उसके बाद जब नेल्सन मंडेला जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने इन सारे रीतियों को खत्म कर दिया, भेदभाव का सिस्टम जो था वो सब खत्म कर दिया। और उसके बाद में इनके देश में दो प्रकार के राष्ट्रगान गाए जाते हैं, एक गोरों के लिए और एक कालों के लिए। गोरों के लिए जो गाया जाता है वह राष्ट्रगान था निकोसी सिकोलेली अफ्रीका। और जो काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे डाई स्टेम, ये काले लोगों का राष्ट्रीय गान था। नेल्सन मंडेला जी और लोगों को बताते हैं कि वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत द्वारा आया था। उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती थी, ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती थी। मैंने उस दिन महसूस किया जैसे मैंने अनेकों अन्य दिन किया था। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मेरे जो साथी थे उन्होंने बहुत ही संघर्ष किए और ऐसे भी साथी थे जिन्होंने संघर्ष करने के तत्पश्चात उनकी मृत्यु हुई और आज वो इस समय नहीं है, पर मैं उन्हें अपने दिल से याद करता हूँ। और मुझे इस बात का दुख भी है कि वो जब उनकी कुर्बानियां आज काम आ गई और मैं राष्ट्रपति बन गया तो वो इस चीज को देखने के लिए नहीं है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि रंग भेद की नीति मेरे देश के लोगों में बहुत गहरा ही आघात किया है, बहुत गहरा घाव दिया है, जिसको भरने में पीढ़ियां गुजर सकती हैं और या तो कुछ समय लग सकता है। वो कहते हैं कि दशकों के अत्याचार एवं निर्दयता का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था जिसने ओलिवर टैम्बोश, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलस, यूसुफ डेडूज, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सिविक्वेस जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी के पूर्ण लोगों को पैदा किया था। यानी कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अधिक लड़ाइयां लड़ी और उसके पश्चात में उनकी मृत्यु हुई और तब जाकर के आज नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। वे कहते हैं कि ये लोग मेरे देश में उपस्थित खनिज से कहीं अधिक कीमती हैं। हो सकता है कि मेरे देश में सोना चांदी हीरे मोती बहुत सारे कुछ हों, लेकिन इन सोना चांदी हीरे मोती से कहीं अधिक कीमती वो लोग थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और आज जाकर के सफलता मिली है। कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति उसकी चमड़ी के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि अथवा उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। यदि वे घृणा करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार का भावना ज्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। वह अपनी अगली पंक्तियों में कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं, यानी कि उनके देश में पैदा होने वाले या हर देश के व्यक्तियों के दोहरा कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति और दूसरा होता है अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, उनकी पत्नी, बच्चे, अपने लोगों के प्रति, और दूसरा होता है अपने देश के प्रति। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे मेरे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग असंभव था, क्योंकि उस देश में यानी साउथ अफ्रीका में काले लोगों को इन सब चीज़ों की अनुमति नहीं दी जाती थी कि वो अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए कुछ करें। सरकार उन्हें हर एक कार्यों से वंचित रखती थी, उन्हें किसी भी प्रकार का सेवा करने का अवसर नहीं देती थी। उन्होंने अपने घर और अपने गांव की भी कहानी बताई। उन्होंने कहा, मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद था मैं, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद था मैं, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था मैं। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि बचपन यानी कि लड़कपन में जो आज़ादी मुझे मिल रही थी, ये बाद में जब मैं नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी थी और मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा। शुरू में विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर रहने वाली क्षणिक आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में
मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने और एक परिवार रखने की आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बने। मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख